अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद के लिए अकोला वाशिम बुल्ढाना स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव का परिणाम मंगलवार को घोषित होगा। इस बार ये चुनाव काफी रोचक रहा है, इसलिए अब सबकी निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी है। मतगणना 14 दिसंबर मंगलवार को जिलाधिकारी परिसर स्थित शासकीय अनाज गोदाम में हो गई। मतगणना के लिए 5 टेबल पर लगाई गई है। विधान परिषद के अकोला बुल्ढाना वाशिम स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 दिसंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 98.30% मतदान हुआ था। वोटों की गिनती सुबह 8 से शुरू होगी। इस बार इस सीट के लिए शिवसेना और भाजपा के उम्मीदवार के बीच सीधी टक्कर है। चुनाव परिणाम के बाद ही ये सामने आएगा कि शिवसेना और भाजपा उम्मीदवारों के बीच करीबी लड़ाई में कौन जीतेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। मतगणना के संबंध में निवासी उपजिलाधिकारी प्रोफेसर संजय खड़से ने बताया कि विधान परिषद मतगणना के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अकोला बुलढाणा वाशिम स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ ची निवडणूक 10 तारखेला या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे। त्यांची मतमोजणी 14 डिसेंबरला सकाळी 8 वाजतापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शासकीय गोदाममध्ये या ठिकाणी होणार आहे। त्या दृष्टीकोनातून जिल्हा प्रशासनाने पूर्ण या ठिकाणी तयारी केलेली आहे। त्या अनुषंगाने आपण मतमोजणी करता 5 टेबल त्या ठिकाणी लावलेले आहे। प्रत्येक टेबलवर एक मतमोजणी पर्यवेक्षक, मतमोजणी सहाय्यक आणि 2 एसडीओची रो ऑफिसर म्हणून नियुक्ती त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। आणि सर्व सविस्तर बाहेर सुद्धा पोलीस बंदोबस्त, पुरेसा पोलीस बंदोबस्त त्या ठिकाणी लावलेला आहे। ज्यांना मतमोजणीच्या रिसर पासेस त्यांच्याकडे आहेत त्यांनाच त्या ठिकाणी प्रवेश असणार आहे, इतर कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी असणार नाही आहे। सकाळी 8 वाजतापासून मतमोजणीला त्या ठिकाणी सुरुवात होईल। त्या ठिकाणी सुरुवातीला आम्ही इनिशियल काउंटिंग करून नंतर 5 टेबलवर जे झालेल्या मतांची मतमोजणी करून मान्य निवडणूक निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी हे त्या ठिकाणी सर्व मतमोजणीची प्रक्रिया झाल्यानंतर निकाल घोषित करण्याची कारवाई करतील। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की आदत से बच्चों पर कई तरह के दुष्परिणाम हो रहे हैं। ऑनलाइन गेम के चक्कर में कई खबरें सामने आई है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में तो एक 14 वर्षीय लड़की फ्री फायर गेम के चक्कर में महाराष्ट्र से झारखंड पहुंच गई। गनीमत है कि पुलिस ने लड़की को ढूंढकर सही सलामत उसे उसके परिवार को सौंप दिया है। क्या है पूरी घटना, देखते हैं ये खबर। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को ऑनलाइन गेम खेलने की कुछ ऐसी लत लगी कि वह महाराष्ट्र से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर झारखंड तक पहुंच गई। जिस उम्र में बच्चे अकेले अपने शहर में घूमने से डरते हैं, उस उम्र में एक अजनबी के कहने पर वो अपना घर और माता पिता को छोड़ने तक को राजी हो गई। ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में लड़की को सही गलत भी नहीं समझा। 27 नवंबर को लड़की अपने घर में ये कहकर निकली थी कि वहां ट्यूशन जा रही है, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो उसे काफी ढूंढा गया। कहीं पता नहीं चलने पर उसके पिता ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। मामला कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान ही लड़की को अपने मोबाइल पर फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। गेम खेलते समय उसकी मुलाकात झारखंड के एक 20 वर्षीय युवक से हुई, जिसके बाद दोनों में बातचीत भी होने लगी। बाद में युवक और उसका दोस्त उसे लेने मलकापुर आए थे। वहां उनके साथ झारखंड गई थी। झारखंड के अहिल्यानगर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की और एक युवक को एक साथ देखा, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की, जिसके बाद मामला सामने आया। मलकापूर शहर जिल्हा बुलढाणा येथे एक तक्रार प्राप्त झाली की एक 14 वर्षाची मुलगी कोणीतरी पळून नेलं। त्यावरून मग आम्ही पोलीस स्टेशनला कलम 363 प्रमाणे अज्ञात आरोपीच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला होता। झारखंडमधील अहिल्यापूर या ठिकाणी पोहोचलेली आहे आणि तिथलं लोकेशन मिळाल्यानंतर त्या मुलीसोबत जो मोबाईल होता त्या मोबाईलवरून तिच्या पालकाला फोन आला की मी अहिल्यापूर या ठिकाणी झारखंडमध्ये आहे आणि पोलीस स्टेशनमध्ये आहे सध्या। म्हणून मग आम्ही ताबडतोब या ठिकाणावरून मुलीचे वडील, काका आणि पोलीस टीम असे झारखंडला पाठवले।
तिथे पोहोचल्यानंतर हे लक्षात आलं, तिथे तिचे स्टेटमेंट वगैरे नोंदवण्यात आले महिला बाल कल्याण समितीसमोर आणि पोलीस स्टेशनमध्ये। इसके बाद झारखंड पुलिस ने मलकापुर पुलिस को इसकी सूचना दी। मलकापुर पुलिस की एक टीम 1 दिसंबर को झारखंड के लिए रवाना हुई और बच्ची को अपने कब्जे में लेकर उसके पिता को सौंप दिया। मलकापूर शहरामधली घटना आहे। माझी मुलगी काही दिवसा पहिले बेपत्ता झाली होती। मी मुलीचा वडील आहे आणि ऑनलाईन क्लासमुळे किंवा या लॉकडाऊनमुळे आपण मुलांकडे मोबाईल देतो, तसाच प्रकार माझ्यासोबत पण झाला। माझी पण 13 वर्ष 3 महिन्याची मुलगी आहे, ती पण ऑनलाईन क्लास करत होती आणि तिच्याकडे टाईमपास म्हणून एखाद्या वेळेस गेम खेळत होती। त्याच्यामुळे ती अचानक असा प्रकार घडला की ट्युशनला जाते सांगून ती बेपत्ता झाली आणि थेट आम्ही शोधले 2 दिवस, त्यानंतर थेट ती 1500 किलोमीटर दूर झारखंड जामतारा इथं सापडली। तर तुम्ही कृपा करून त्याकडे लक्ष द्या, नाहीतर काय प्रकार घडला असता। आज माझी मुलगी वापस आली, पण मी जे तिचं चित्र पाहिलं जे मला दिसलं, त्यामुळे मी सांगतो ते भयानक होतं आणि जर असा प्रकार कोणासोबत जर घडला तर याच्यानंतर काय घडेल हे भगवंतालाच माहिती। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप दिया है, लेकिन कुछ बच्चे इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। पढ़ाई के बहाने कुछ बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों पर नजर रखे, साथ ही इसका पूरा ध्यान रखे कि वो अपने मोबाइल या लैपटॉप पर क्या कर रहे हैं। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, बुल्ढाना। विशिष्ट समाज का प्रचलित पहनावा पहनने के कारण एक प्रेमी युगल से मारपीट की घटना सामने आई है। अकोला शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर गायगांव में कुछ असामाजिक तत्व ने लड़की के बुर्का पहनने पर उसके प्रेमी के साथ मारपीट की। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेमी युगल के खुलेआम मिलने पर अभी कुछ लोग बंदिशें लगाते हैं, जिससे लोगों की नजर में छुपकर मिलने के लिए प्रेमी युगल भी अलग अलग तरकीब निकालते हैं, लेकिन कभी कभी यही तरकीब उन्हें मुश्किल में डाल देती है। अकोला के गायगांव में भी एक प्रेमी युगल ने भी समाज की नज़र से छुपा छुपा कर मिलने के लिए नई तरकीब तो निकाली, लेकिन उनकी ये तरकीब काम नहीं आई और बिना कारण कुछ युवकों ने प्रेमी युगल के साथ मारपीट की। अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक युवती बुर्का पहनकर आई थी। आप तो यही सोचेंगे कि युवती के बुर्का पहनने से भला किसी को क्या समस्या, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ तथाकथित समाज के ठेकेदारों को ये बात नागवार लगी और उन्होंने युवती के प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि युवती के साथ भी बदसलूकी करते हुए उसका बुर्का उतरवाया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उरल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। अकोला जिले में गुटखा के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस के विशेष दस्ते ने प्रतिबंधित गुटखा ले जा रहे एक वाहन को पकड़कर 12 लाख का माल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकोला शहर में आए दिन अवैध गुटखा कारोबार की खबरें सुर्खियां बटोरती रहती हैं, लेकिन अवैध कारोबारी फिर भी धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। अब इन तस्करों पर कार्रवाई के लिए अकोला पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। हाल ही में पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस के विशेष दस्ते ने जूना शहर के गंगानगर बिलाल मस्जिद में समीप नाकाबंदी कर प्रतिबंधित गुटखा ले जा रही वाहन को जब्त किया। पुलिस ने आरोपी कार चालक शेख अजीज को गिरफ्तार कर प्रतिबंधित गुटखा समेत कुल 12 लाख का माल जब्त किया है। गुटखा की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम नियुक्त की गई है। ये टीम जिले में चल रहे अवैध धंधे पर नजर रखे हुए हैं। अकोला जिले में इस साल रबी सीजन के लिए किसानों ने चने की फसल को तवज्जो दिया गया, लेकिन मौसम के बदले की वजह से किसान चिंतित है। किसानों को उम्मीद थी कि रबी सीजन किसानों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने की वजह से फसल को नुकसान हो रहा है। अकोला जिले में इस साल किसानों पर संकट का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खरीफ सीजन में हुई भारी बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ था,
जिसके बाद किसानों को रबी फसल से काफी उम्मीदें थी। जिले में ज्यादातर किसानों ने अपने खेत में चने की फसल को बोया है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अच्छे खास फसल पर नवंबर के महीने में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मैसूर गांव के एक किसान ने अपने 2.5 एकड़ खेत में चना लगाया था, लेकिन बीमारी फैलने के कारण किसान को 1 एकड़ चना पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को काटना पड़ा, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। बादल छाए रहने से फसलों पर विशेष तरह की बीमारी देखने को मिल रही है, लेकिन परेशान किसानों का आरोप है कि ऐसी स्थिति में भी कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारी उनका मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। खरीप पिकाच्या नुकसानीनंतर रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्याने लावलेला हरभरा हे पीक आज मर रोगाच्या तावडीमध्ये सापडलेलं दिसतंय। मर रोग हा हरभरा पिकावर आलेला आहे। याविषयी शासनाने किंवा शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन किंवा त्याविषयीची माहिती शेतकऱ्यांना देणे अत्यंत गरजेचं आहे, परंतु तसं काहीही होताना दिसत नाही। तेव्हा शेतकरी या नात्याने आम्ही शासनाला विनंती करतो की त्यांनी हा खरीप रब्बी हंगामामधलं जे पीक आहे शासनात शेतकऱ्याचं ते पीक शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत कसं येईल, तो स्टॅब्लिश कसा होईल, त्याला जगण्याचा मार्ग कसा सापडेल याविषयी थोडंसं मार्गदर्शन करावं आणि मदत करावी। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों के मुद्दे पर पत्र परिषद ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिल रहा, लेकिन उसकी तुलना में सोयाबीन और कपास की फसल को कम मूल्य प्रदान किया जा रहा है। विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों की मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने नेता रविकांत तुपकर ने आंदोलनात्मक भूमिका निभाई है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुई बैठक के बाद अब सोयाबीन की कीमत में इजाफा हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन की आयात नीति में बदलाव किए जाने से भी किसानों को फायदा हुआ है। पत्रकारों से बात करते हुए रविकांत तुपकर ने सरकार को धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने फसल बीमा के लाभ से वंचित किसानों के मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। दुर्दैवाने सोयाबीन कापूस उत्पादकांकडे कोणत्याही नेत्यांचं लक्ष नाही। सोयाबीन कापूस उत्पादकांना राजाश्रय नसल्यामुळे दरवर्षी सोयाबीन आणि कापसाचे दर पडतात। जसं ऊसाचं क्षेत्र 9% आहे, पण राजू शेट्टी साहेबांनी तिथे एक पॉलिटिकल वोट बँक शेतकऱ्यांची उभी केली आहे आणि मोठं आंदोलन त्या भागामध्ये शेतकऱ्यांचं होतं। कारखानदारी वाचवण्यासाठी नेते पुढे येतात आणि ऊस उत्पादकांचं भलं होतं, पण सोयाबीन कापूस उत्पादकांचं भलं होत नाही। पहिल्यांदाच यावर्षी असं झालं की सोयाबीन कापूस उत्पादकांनी या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद दिला, अन्नत्याग आंदोलनाला, आणि राज्य सरकारलाही झुकावं लागलं, केंद्र सरकारलाही झुकावं लागलं। राज्य सरकारनं सोयाबीन आणि खाद्यतेलावरचं स्टॉक लिमिट उठवल्यामुळे दर वाढले। त्याच्या अगोदर राजू शेट्टी साहेबांनी आणि मी सोयाबीन कापूस पट्ट्यामध्ये 15-20 सोयाबीन परिषदा कापूस परिषदा घेतल्या आणि शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकू नका असं आवाहन केलं। शेतकऱ्यांनी सोयाबीन स्टॉक केल्यामुळे सुद्धा दर वाढले आणि केंद्र सरकारनं सोयाबीन आयातीचा निर्णय थांबवल्यामुळे त्यामुळे सुद्धा दर वाढले। म्हणजे या आंदोलनामुळे यावर्षी 4,000चं सोयाबीन हे 6,500-7 हजारापर्यंत गेलं। अकोला में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले एक सप्ताह में कोविड के 3 मरीजों को अकोला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से किसी ने भी कोरोना का टीका नहीं लगाया था। इस बीच एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अकोला जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम है और पिछले 1.5 महीने में एक भी कोरोना की मौत नहीं हुई थी। इस बीच कोविड के 3 मरीजों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से सिर्फ एक मरीज ने ही कोरोना का टीका लगाया था। अन्य 2 रोगियों को कोविड के खिलाफ टीका नहीं लगाया गया था और इनमें से एक 60 वर्षीय महिला मरीज की मौत हो गई। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि दूसरे मरीज की हालत में सुधार है। जिले में इस समय 10 सक्रिय कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 8 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया है कि कोरोना का टीका लगवाना जरूरी है और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। अकोला जिले के पाथुर के पिंजर में रहने वाली 32 वर्षीय महिला ने अपने पति द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अकोला के पाथुर के
पिंजर की एक 32 वर्षीय महिला पर उसके ही पति द्वारा लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद पति ने महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, महिला ने बताया कि पति ने उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की भी कोशिश की। अदालत में धारा 498 के तहत मामले की सुनवाई चल रही है। धारा 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्टाच्या बाहेर आल्यानंतर माझे पती आणि माझा जेठ त्यांनी मला मारहाण केली आणि मला जीवे मारण्यास धमकी दिली। तो म्हणे मी तुला 15 लाख, तू मला 15 लाख रुपये मागितले, तू 15 लाख काय, मी तुला 15 रुपयेही नाही देऊ नाही देत आणि मी तुला आणि तुझ्या परिवारांना, तुझ्या भावाला, तुझ्या आईला आणि तुला मी तुझ्या अंगावर 5 लिटरची कॅन टाकून मी तुझं मेडिकल आणि PM पण नाही होऊ देत, कारण की माझा जो जावई आहे कैलास चांदूरकर तो मेन हॉस्पिटलला सुपरवायझर आहे आणि तू काय तारीख करतो, मी आता तुझी तारीख काय, मी तुला 23 तारखेला घरी नेतो आणि असं मी कोर्टाला सांगतो की तुला 23 तारखेला घरी नेतो, घरी नेऊन पहा मी तुझी काय अवस्था करतो, तुला मारूनच टाकतो, म्हणजे माझा प्रश्न सगळा सॉल्व होईल। शेगाव शहर में पिछले कुछ दिनों से चोरी की संख्या में इजाफा हुआ है। रविवार को शहर के देवकी नगर कॉलोनी में चोरों ने एक घर में सेंध लगा दी। इस वारदात में चोरों ने 1 लाख के ज्यादा के माल पर हाथ साफ किया। बीते कुछ दिनों से शेगाव शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से नागरिकों में भय का वातावरण है। साथ ही पुलिस की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। ताजा चोरी की वारदात शहर के देवकी नगर कॉलोनी में हुई। यूसीएन केबल ऑपरेटर संदीप बोर्डे और उनका परिवार शेगाव में घर पर नहीं था। अज्ञात चोरों ने उनके देवकी नगर में बंद घर में सेंध लगाई और 25,000 रुपए नगद सहित 1,20,000 रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को साफ कर दिया। शेगाव थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सकाळी 10:30च्या जवळपास घरी आल्यानंतर कळलं की घराचा मागचा दरवाजाचा कोडी कोंडा आणि कुलूप तुटलेला आहे आणि सदर लक्षात आलं की बुवा घरातला एवढं सामान सर्व अस्ताव्यस्त झालेलं आहे आणि जवळपास एक 25 ग्रामची पोत आणि एक 5 ग्रामची अंगठी आणि एक 7 ग्रामची एड्याची अंगठी आणि जवळपास एक 25,000 रुपयापर्यंत 25,000 ते 28,000 रुपयापर्यंत कॅश एवढं अलमारीमधून गाळ झालेलं होतं। सदर आम्ही तशी तक्रार शेगाव पोलीस स्टेशनला दिली आणि पोलिसांनी पंचनामा करून ऑनलाइन FIR दाखल केली। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यहीं जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़ अकोला।